जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई स्वागत है आप सभी का, सभी छात्रों का, सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में। और बच्चों, मैंने पहले ही आपसे भाई वादा किया था कि मैं रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट डालूँगा हिंदी का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है भाई। सभी बच्चे देखें, और ये मेरा विश्वास है बच्चों कि आप जितने भी जो मैं प्रैक्टिस सेट डालूँगा 99% आने की उम्मीद है भाई। ठीक है, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। कई साल के छांट करके मैंने प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। जैसे 2024 का उठाया है ये सेट नंबर 4। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से सेट नंबर 3 है। ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए शुरुआत करते हैं भाई। कितने समय का होगा? भाई 15 मिनट तो आपको जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का होगा बेटा, ये 3 घंटे 15 मिनट का। तो आइए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई अपना जो चैनल है जीएसएम हिंदी पॉइंट को आप जो है क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है आपका, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता के लेखक हैं कौन है भाई? रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, संपूर्णानंद हैं, अध्यापक पूरण सिंह हैं। बताइए भाई कौन सा सही होगा? हैं, देखिए अध्यापक पूरण सिंह, वैसे सरदार पूरण सिंह है पूरा नाम इनका। ठीक है, अध्यापक पूरण सिंह जो है आचरण की सभ्यता के लेखक हैं भाई। इंटर में पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो पहला क्या हो जाएगा? आज अध्यापक पूरण सिंह। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरा देखेंगे। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना भाई, जवाब नहीं है। ठीक है, रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि का रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल आंखें बंद करके कर देंगे आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा है भाई, उसने कहा था। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था भारत की एकता। ओ क्या है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो भाई इसका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है बेटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे देखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है बेटा, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो भाई ये जो है आपके भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, या कला और संस्कृति। तो ये लिया गया भाई आपका पृथ्वीपुत्र। ठीक है बेटा, पृथ्वीपुत्र जो है ये भी निबंध संग्रह है, उसी से लिया गया है। छोटा सा भाग क्या? राष्ट्र का स्वरूप। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, बहादुर कहानी के लेखक। भाई इस कहानी को तो भाई दिल को छूने वाली कहानी है, क्लास इंटर में कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, अमरकांत जी ने लिखी है ये। बहादुर है, बहादुर एक नौकर है, निर्मला के यहाँ रहता है। निर्मला ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जब चला जाता है तो लास्ट का क्या सीन आता है कि जब लेखक और निर्मला उसके कमरे में जाते तो वही ताश की गड्डियाँ, वही एक चटाई बिछी हुई, वही कुछ कांच के टुकड़े हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर छोड़िए। प्रश्न नंबर 2, उर्मिला का ब्रह संकेत है वो है नहीं, आपने पढ़ा होगा कि हिस वो फेरे मेरे उन रंजन नहन नहन इधर फिराई है, निरख सकिए खंजन आए। वो कहती है ना उर्मिला के सके, ऐसा लग रहा है खंजन पक्षी नहीं आए, और लक्ष्मण जी ने इधर को नेत्र किए हैं। तो भाई साकेत से है, मैथिली शरण गुप्त का, और ये नवम सर्ग से है आपका। ठीक है, चतुर्थ से नहीं है, पंचम से नहीं है, किससे है? नवम सर्ग से है बेटा। ठीक है, अब देखिए कुकुरमुत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कुकुरमुत्ता महादेवी वर्मा हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद। बताइए, तो इसका हो जाएगा सी आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है बेटा, निराला जी की है भैया। ओके, अब देखेंगे पलाश वन काव्य संकलन के प्रेरणता। पलाश वन काव्य संकलन के प्रेरणता कौन है भाई? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर नहीं, जगन्नाथ दास रत्नाकर बिल्कुल नहीं, जयशंकर प्रसाद भी नहीं होंगे भाई। इसके नरेंद्र शर्मा पे लगा दीजिए, नरेंद्र शर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट और करेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे भाई, आगे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो भाई देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के हैं, जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के हैं, महादेवी वर्मा भी छायावाद के हैं,
लेकिन अज्ञेय नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नहीं होंगे। ठीक है बेटा। अरे देखिए निशा निमंत्रण है, रात्रि का निमंत्रण भाई। ठीक है, निशा निमंत्रण में भाई कौन है इसके? धर्मवीर भारती रचनाकार, मैथिली शरण गुप्त हैं, हरिवंश राव बच्चन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो भाई हरिवंश राव बच्चन भाई जो फिल्मी दुनिया के हीरो रहे हैं, अभिनेता हैं, आज भी हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं हरिवंश राव बच्चन। ठीक है, इनके बड़े बेटे का नाम अजिताभ बच्चन, छोटे बच्चे का नाम इनका अमिताभ बच्चन। ठीक है बेटा। तो हरिवंश राव बच्चन हैं किसके? निशा निमंत्रण के। अब देखिए दिए गए गद्यांश का पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा में निष्ठ होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग नहीं है। इसके लिए नए प्रयोग, क्योंकि नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज में रहती है। पहले तो देख लेंगे भाई ये कौन से पाठ से ली गई है। पाठ का शीर्षक पूछ रहा है भाई इसमें। ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा? पाठ का शीर्षक। तो पाठ का शीर्षक है भाई भाषा और आधुनिकता। ठीक है, पाठ का शीर्षक क्या है? भाषा और आधुनिकता। और लेखक हो जाएंगे भाई इसके जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो कैसे लिखेंगे इसका लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के। ठीक है, प्रस्तुत गद्य पंक्ति, पद नहीं भाई गद्य, प्रस्तुत गद्यांश या गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के कौन से पाठ से ली गई? भारत भाषा और आधुनिकता से ली गई है। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मैं लिख कर दिखाता हूँ, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए प्रोफेसर जी, भाई छोटा छोटा लिखता हूँ, प्रोफेसर जी, जगह नहीं दे भाई, सुंदर रेड्डी, चलो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, हाँ आप ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के, भाई छोटे उसमें लिखा नहीं जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य गरिमा के पाठ कौन से भाषा और आधुनिकता से ली गई। इसके लेखक कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। ठीक है बेटा। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई रेखांकित अंश कहीं है नहीं तो किस चीज़ का बताएंगे, इसलिए इसे थोड़ा सा मिस कर देंगे। ठीक है भाई, इसमें कहीं है नहीं रेखांकित। अच्छा, कहीं लगाना हम भूल गए जब हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। तीसरा देखिए नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है भाई? नए शब्दों की तो नीचे करेंगे, इसे देखेंगे भाई नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। तो इसलिए लिखा नए प्रयोगों की नई भावनाओं को। देखिए मैं निशान लगाता हूँ कहाँ से है, नए। ठीक है, नए प्रयोगों की नई भावनाओं के प्रयोगों को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। ठीक है बेटा, महती आवश्यकता है। ओके, यहाँ तक अपना हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए भाई, तीसरा संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो भाई सबसे ऊपर देखेंगे भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। सबसे पहली लाइन है भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। ठीक है बेटा, 3 प्रश्न आपके हो जाएंगे, इसी में से मिल जाएंगे आपको छांटेंगे तो। ठीक है, चौथा प्रश्न है भाई किसके लिए भाषा का परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो भाई देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ से लिखेंगे हम। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए प्रयोग नहीं है। वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तसल्ली बख्श आप देख सकते हैं अपने प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसे नहीं करें तो आप अथवा में आ जाइए। अथवा में क्या है? पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र के लिए में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नाविकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम दोनों ने मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक
परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य के लिए भाग के लिए रीता न रहे। ठीक है, प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न देखिए बेटा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए भाई। तो भाई पाठ जो लिया गया है वो आपका राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है बेटा, और लेखक हैं कौन? आचार्य विनोबा भावे। तो आप लिख देंगे क्या, संदर्भ कैसे लेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के गद्य गरिमा के, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के कौन से पाठ से ली गई भाई? राष्ट्र के स्वरूप से, और इसके लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। ठीक है बेटा, विनोबा भावे इसके जो है वो हैं। तो अब इसमें क्या है, पहला हो जाएगा। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या भाई, इसमें रेखांकित अंश नहीं है, इसे मिस हुआ कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। तो भौतिक के को देखेंगे भाई, नीचे करेंगे इसे। ठीक है, भौतिक क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा बेटा? देखिए ये पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या हमने कर दी है भाई, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखिए। ज्ञान विज्ञान के महत्व को लिखो। तो ज्ञान विज्ञान के महत्व को देखेंगे भाई हम, भौतिक ज्ञान विज्ञान हाँ, तो भाई इसमें से आप छांट देंगे। क्या है प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान का महत्व क्या है? भौतिक, तो ये लिख रहा है आपका, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को एक नया ठाट खड़ा करना है। ये देखिए, विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर, निशान लगाएंगे इसमें। ठीक है, विज्ञान और उद्यम, विज्ञान और उद्यम। ठीक है बेटा, विज्ञान और उद्यम। भाई मैं इसे सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। ठीक है, और सुप्त अवस्था कब स्वीकार की गई है भाई? ठीक है बेटा, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है? तो भाई फिर ऊपर चलेंगे, उसमें देखेंगे राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में। ठीक है बेटा, देखिए राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, ये ऊपर निशान लगाएंगे हम यहाँ। ठीक है बेटा, यहाँ से राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सभी प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए समान हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न आपका हो जाएगा चौथा। पांचवा देखिए, विज्ञान और श्रम के संयोग में राष्ट्र प्रगति पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है भाई? बताइए कैसे अग्रसर होगा? वो भाई ऐसा होगा हमारा, तो बेटा ठीक है, दूसरा प्रश्न रेखांकित नहीं होगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय चेतना। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप, ठीक है, का एक नया ठाट खड़ा करना है। देख लीजिए, विज्ञान और उद्यम यहाँ से लेके और नया ठाट खड़ा करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए चौथा प्रश्न, लेखक ने राष्ट्र की सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है भाई? सुप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है, इसमें देखेंगे। हाँ देख लीजिए कहाँ होगा भाई, राष्ट्र में को जिज्ञासा है। हाँ ये देखिए, यहाँ से राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में निशान लगाइए, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में, ये है यहाँ राष्ट्र के नवयुवकों के
हाथों में और सोए हुए के समान है। जहाँ से हमने ये शुरू करा था प्रश्न, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है बेटा। विज्ञान और श्रम के संयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे अग्रसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। यह कार्य है, ठीक है बेटा, जहाँ उठाट खड़ा करना था वहाँ से लेकर, ठीक है, बढ़ाना चाहिए, पूरे लास्ट तक लिख देना चाहिए आप। ठीक है, तो आपका ये पैराग्राफ आपका ये जो पूरा हो गया। अब आ जाइए पद्यांश में बेटा। ठीक है, पद्यांश में देखिए ये लिखा हुआ है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में पड़ा हो तो प्यारे चरण पल्ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला मिलान हो कमल पक को चूमना चाहती है। भाई मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, कहाँ से लिया गया, ये पवन दूतिका से भाई लिया गया है। पवन दूतिका से अयोध्या सिंह हरिऔध कौन है इसके, भाई अयोध्या सिंह हरिऔध इसके लेखक हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के कौन से पाठ से लिया गया, पवन दूतिका से लिया गया भाई। और पवन दूतिका में क्या है, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह हरिऔध है। पहला प्रश्न देखिए, ये तो हो गया आपका संदर्भ। दूसरा देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है, तो किससे की है भाई, राधा ने जो मुरझाए हुए पुष्प से की है। राधा ने मुरझाए हुए पुष्प से अपनी तुलना की है। ठीक है बेटा। तीसरा देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित में कोई प्यारा कुमल कुमला गेह में जो पड़ा हो, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, कोई मुरझाया हुआ फूल यदि घर में कहीं पड़ा हुआ हो तो उसे उठा करके तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हे पवन, उस मुरझाए हुए उस फूल को ला करके कहाँ, कृष्ण भगवान के पैरों में डालना। और जब वो मुरझाए हुए इस फूल को देखेंगे तब उन्हें मुरझाई हुई राधा जी की याद आ जाएगी। ठीक है, अपने को मुरझाए हुए फूल के समान बताया है, इसलिए वो पवन से विनय कर रही है कि हे पवन, दूतिका बनकर जब जाओ तो मुरझाए हुए फूल को उठा करके भगवान के चरणों में डालना, ताकि मुरझाए हुए फूल को देख करके उन्हें मेरी याद आ जाए। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है, तो भाई राधा जी चूमना चाहती हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के कौन चूमना चाहते हैं, राधा जी जो चूमना चाहती है। ठीक है बेटा, अब देखिए राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्पों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है, वे मुरझाए हुए पुष्प से जो है ये संदेश देना चाहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपके प्रेम में राधा भी इस प्रकार से कहाँ, वृंदावन में मुरझाए हुए फूल के समान है। ये यहाँ जो है जितनी गोपिकाएं हैं, जितने ग्वाल वाले हैं, वे भी इस मुरझाए हुए फूल के समान हैं। ठीक है बेटा, या तो इसे ऐसे कर देंगे, या फिर अथवा में दूसरा देखिए, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तचकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू भी शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं है पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार। भाई कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है अनिनव मनुष्य से। ठीक है बेटा, अनिनव मनुष्य से लिया गया है भाई। और रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक है और रचयिता। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, गद्य गरिमा के अनिनव मनुष्य से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ ये हो जाएगा। व्याख्या में आप इसका अर्थ लिख देंगे। ठीक है, कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक देना। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य यदि आपको विज्ञान तलवार लगता है तो इसे फेंक दो। ठीक है, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तरह तुझे कुछ नहीं पहचान। तुझे अभी विज्ञान किया है, विज्ञान की पहचान नहीं है, तू अभी बच्चा है। ठीक है, तुझे कांटों की और फूलों की अभी कोई पहचान नहीं है, अभी तो तेरे हाथ में तलवार जो शोभायमान नहीं है। ठीक है, तू अपने इससे अंग काट लेगा। यदि विज्ञान के बारे में जानकारी ना हो तो तुम उसे मत अपनाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई क्या, रेखांकित अंश का व्याख्या। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है, उन्होंने दी है वैज्ञानिक युग के कि हे मनुष्य, यदि तुम पर इसका जो है इसके महत्व को नहीं मालूम हो, ठीक है, तो तुम इसे मत अपनाओ। ठीक है, तुम विज्ञान से दूर हटे हुए, जबकि वैज्ञानिकता का युग है। यदि वैज्ञानिकता के बारे में तुम्हें जानकारी ना हो तो इसको आप हाथ में मत लो। ठीक है, आपके लिए कैसी, आपके लिए तेज धार वाली तलवार है, इससे तेरे अंग जो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। इससे अगला जो है
अब देखिए क्या है, पद में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है? फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है भाई? फूल और कांटों से यही तात्पर्य है, ठीक है, कि तुम्हें जो है अच्छाई और बुराई की अभी कोई पहचान नहीं है। बुराई का मतलब कांटा और अच्छाई का मतलब फूल। कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया है? कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग से इसलिए मना किया भाई, उसने कहा यदि तुझे विज्ञान के मामले में जानकारी नहीं हो, बारे में जानकारी ना हो, तो तू उससे नुकसान उठा सकता है, इसलिए वो तेरे लिए तलवार के समान है जब तक तुझे उसके बारे में मालूम ना पड़ता हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं उसकी प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख दीजिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिख दीजिए, या हरिशंकर परसाई का। आपके भाई कितने हो जाएंगे इसमें? 5 नंबर इसमें बच्चों पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 5 नंबर पक्के। और ध्यान रखना 3 नंबर देखिए आप इसका जो जीवन परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर में इसकी कीर्ति, यानी कीर्ति का मतलब रचनाएं लिख देंगे, तो तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। यदि बच्चे जन्मदिन जीवन परिचय लिख देते हैं और उसकी रचनाएं नहीं लिखते तो उसको मात्र 3 ही नंबर मिलेंगे भैया, ठीक है, ध्यान देंगे। तो अब नीचे देखिए, काव्य संकलन काव्यांजलि में क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, इन 3 में से आप लिख देंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं पेपर में। देखिए बेटे, ये हमारी कहानी है। कहानी में क्या है? लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पे प्रकाश डालिए भाई, 5 नंबर का है। अधिकतम शब्द सीमा कितनी? 80 शब्दों की। या फिर आप पंचलाइट का सारांश अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पाठ है पंचलाइट भाई, गोधन का, ठीक है, जिसे गांव से निष्कासित कर दिया था, और जब पंचलाइट उसने जला दिया था तो गांव के पंचों ने कहा था भाई तेरे तो 7 खून भी माफ हैं, और उसे अपना लिया था, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी का करना है, या ऊपर लाठी या ध्रुव यात्रा कहानी का, कोई सा एक करके 5 नंबर आप ले सकते हैं। अब देखिए खंड काव्य भाई, खंड काव्य हर जिले में अलग अलग होता है। जैसे श्रवण कुमार है जो माता पिता को यात्रा कराई थी, जो अपने मंडल में हो तो इसे कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। या रश्मि रथी है कर्ण का, ठीक है, ये भी नहीं है भाई। त्यागपति भी नहीं है, ठीक है बेटा, त्यागपति भी नहीं है। आलोक व्रत भी नहीं है भाई, निशान लगाना है, ये नहीं है। और जो हमारे मंडल में नहीं है, चाहे हम उसे कितना ही सही लिख दें, हमें उस पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। देखिए आलोक व्रत है, ये भी नहीं है भाई, ठीक है बेटा। सत्य की जीत यानी द्रौपदी का चीरहरण है, इसे इसमें भी नहीं है भाई। और मुक्ति यज्ञ जो है बच्चों, ये मुक्ति यज्ञ महात्मा गांधी का, ये हमारे शायद मंडल में है, आप देख लीजिए जिस मंडल में जौन सा हो भाई। हालांकि मेरी वीडियो तो पूरे यूपी में ही देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस मंडल में जौन सा अखंड काव्य हो अपने विद्यालय के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए 8वां प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांशों का किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए भाई। संदर्भ पूछ रहा। अब ये जातक कथा से लिया गया बच्चों, किससे लिया गया? जातक कथा से। तो जातक कथा में क्या बेटा? जातक कथा में मैंने बताया था कि सब पशुओं ने अपना राजा किसे चुना? शेर को चुना। मछलियों ने आनंद मछली को चुन लिया, लेकिन पक्षियों का नहीं चुना गया। तो पक्षियों ने जो है किसे, एक जो है जो हंस है, हंस को अपना राजा चुना, और हंस ने फिर अपनी हंसपोतिका नामक कन्या का विवाह के लिए सारे पक्षियों को बैठाया, और उसने कहा था कि जो पक्षी भी सुंदर हो, जिसे भी तू पसंद करती हो, उसके गले में वरमाला डाल दे। तो तब उसने क्या किया था? हंसपोतिका ने मोर के गले में जो है जयमाला डाली थी। उसने कहा था यही सुंदर पंखों वाला मेरा पति होगा, लेकिन मोर ने क्या किया? वहाँ का थोड़ा सा हुआ, देखिए पहले, मयूर यद्यपि तान वाले बलम ने पश्यति। जब उसने कहा था कि मोर ही मेरा पति होगा, तब मोर ने कहा गर्व के साथ, तान ने बलम ने पश्यति, तुमने मेरा बल नहीं देखा। अति गर्भेण, बहुत गर्व से। लज्जा में त्यक्त्वा तान्वत, उसने लज्जा को त्याग दिया, ठीक है। एक एक शब्द समझ लीजिए आप। मयूर यद्यपि तान वाले बलम ने पश्यति, मोर ने कहा तुमने मेरे बल को नहीं देखा। अति गर्वेण, बहुत गर्व के साथ। लज्जावत त्यक्त्वा, अपनी लाज को, शर्म को त्यागते हुए। तान्वत शक्ति सन्वग है, शकुनी का मतलब पक्षियों के, सन्वत है का मतलब बीच में, मध्य पक्षों, अपने पंखों को प्रसार फैला दिया। नीतिर्वाधान, ठीक है, वह पंख उठा दिए उसने। तापृच्छिन्नोभूत, और वह निवस्त्र हो गया, नंगा हो गया। उसने कहा अब मेरा नाच नहीं देखा, गर्व के साथ, और अपने जब पंखों को उठाया
तो निवस्त्र हो गया। सुमन राजहंस लज्जित है, सुमन राजहंस लज्जित हो गया। अस्यम नहीं हस्ती, ये सही नहीं है। वरिहाणा समस्ताने लज्जा, इसके लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। नास्याम गत्पात्रम सद्वितम दास्यामित्यम कथ्यत, मैं अपनी पुत्री को इसको नहीं दे सकता, इसको मैं विवाह नहीं कर सकता इसका। भाई ससुराल में नंगा हो रहा मोर, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले ये निवस्त्र हो गया, नाचन लगा, मैं ऐसे को अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर। या अथवा में कर देंगे भाई। अथवा में देखिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकारिचाशीत, जो महामना मोहन मालवीय थे उनके पाठ से लिया गया भाई, ठीक है। बहुत विद्वान थे, वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु पत्रचारशीत, चतुर कुशल पत्रकार थे, परमस्य सर्वोच्च गुण जनजय आसीद, उनका परम गुण क्या था? सभी लोगों का और मनुष्यों की सेवा करना। यत्र कुत्तापि अयम जनाम दुखिताम पीड़मा पश्यते, जब वो किसी को दुखी और परेशान देखते थे तत्रैव शीघ्रम, तब वहाँ वो शीघ्रता से उपस्थित हो जाते थे। सर्वविध सहाय करोत, सभी विधि से उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा स्वभाव व्यवस्थित है, प्राणियों की सेवा करना ही उनका स्वभाव था, ठीक है। इससे आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। देखिए आदमिशा को मध्य में उपस्थिति, आज ये हमारे बीच में नहीं है। महामना मालवीय स्वसस्म मूर्ति रूपेण प्रकाशन वितरण है, लेकिन आज भी महामना मालवीय जी जो हैं अपने मूर्त रूप में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश वितरण अंधे तमस्मिन निगमनसान, इस अंधकार रूपी संसार में आज भी अपना प्रकाश को फैला रहे हैं। जनाने सन्मार्ग दर्शित है, लोगों को अच्छे मार्ग दिखाने के लिए स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित है, स्थान स्थान पर उपस्थित है, ठीक है। ये इसका बेटा अर्थ हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब आ जाता है इसमें क्या बेटा, ये जो है श्लोक है, ठीक है। अब ये क्या है? श्लोक। जयति ते महाभागा जनसेवा प्राणा, जरा मृत्यु से नास्ति येता कीर्तो जन कदाचिता, ठीक है। जयति ते महाभागा, जिनकी जय होती है इस संसार में, जनसेवा प्राण है, वो जनसेवा यानी लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जरा मृत्यु से भय नास्ति येता कीर्ति जनों तक कदाचित है, ठीक है। जिन्हें मृत्यु, बुढ़ापा, जरा का मतलब बुढ़ापा है, बुढ़ापा या मृत्यु किसी का भय नहीं होता, ये सा कीर्ति तनो कदाचित है, ठीक है। उन्हें कीर्ति किस प्रकार प्राप्त होगी, ये इसका अर्थ हो जाएगा भाई। या इसमें अथवा में कर दीजिए आप। भाई अथवा में क्या होगा? ये भी जातक कथा से भाई। मैंने रोस्ते जब उल्लू को देखा था, उन्होंने कहा था कि हमारा राजा कौन बनेगा? उल्लू बनेगा। तो कौआ ने कहा था कि उल्लू, मैंने रोस्ते भद्रम उल्लू में अभिषेकम, मुझे उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता। कौए ने कहा था ए क्रुद्धम मुख्य पसम, जिसका नाराज बिना हुए इतना मुख क्रुद्ध लगता है उल्लू का, कथम क्रुद्ध होगा स्थिति, और जब ये क्रुद्ध होगा, नाराज होगा तो किस तरीके से लगेगा, ठीक है। ऐसा कह करके जो है कौआ उड़ जाता है। तो या इसे कर देंगे या इसे कर देंगे, ठीक है बेटा। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ निकाल कर लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भाई ईंट से ईंट बजाना, बताइए, लड़ाई कराना भाई, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, सब कुछ नष्ट कर देना, ठीक है बेटा। ये दूसरा है अंग अंग ढीला होना, तो बहुत थक जाना, बोले भाई अंग अंग ढीला हो गया। या आंखें चार होना, आमना सामना हो जाना, बोले हम आंखें चार हो गई, ठीक है बेटा। या फिर होगा समर्थ को ना दोष गुसाई, है भाई। तो जो सामर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं लगता भाई, हैं। किसी भी गांव में या कोई दबंग व्यक्ति हो, यदि कोई गलत कार्य कर दे तो कहते हैं बोले भाई इसके तो शौक है, अमीरों के भी शौक होते हैं। तो समर्थ को ना दोष गोसाई। अब आएगा बेटा आपका अपठित गद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर। हमारी संस्कृति की असीमितता का ह्रास हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, विकास की विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आकाश को छू रही हैं, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो शीर्षक भाई सांस्कृतिक हो जाएगा,
संस्कृति जो है वो हमारा इसका गद्यांश का शीर्षक होगा, क्योंकि संस्कृति के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, संस्कृति या फिर जो है नैतिकता है। उपयुक्त संस्कृति का अर्थ लिखिए, तो भाई इसका अर्थ लिख देंगे इसी प्रकार से, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित। ठीक है बेटा, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं, क्यों है भाई हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित, बताइए। ये लिख रहा हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं, क्यों, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक असीमिता का ह्रास हो रहा है। सबसे पहले जहाँ शुरू हुआ वहाँ से इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यह देखिए अब इसके नीचे अथवा में, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित और गुणवती होती है वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत में वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों में सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियाँ विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थीं। जीवन के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं। ये नारी रूपी देवियों की कृपा से प्राप्त हो सकते थे, अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता था। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस घर में नारी की पूजा, नारी को सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो देखिए पहले क्या है, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए भाई, बताइए। जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं, पढ़ लीजिए, इसमें कौन से साधन है बताइए, छांटिए भाई। देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है, ये है सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि प्रतीक माने जीवन के, ये तीनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं। कौन से भाई, थोड़ा प्रश्न बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा कि जिस देश में नारी जागृत, शिक्षित और गुणवती होती है, देखिए जिस देश में, कहाँ होगा नीचे, जिस देश में, जिस देश में नारी जागृत, शिक्षित और गुणवती होती है वही देश संसार में अधिक, बस यहाँ तक हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, और देखिए अब इससे अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश पर शीर्षक निर्धारित कीजिए। तो शीर्षक कौन सा होगा भाई, शीर्षक होगा नारी शिक्षा या नारी उन्नति। शीर्षक क्या हो जाएगा, नारी उन्नति, नारी की उन्नति पहले। भारत में नारी महत्वपूर्ण स्थान काल में था। ठीक है, नारी का महत्वपूर्ण स्थान काल में था, कौन सा था भाई बताइए। ये था वैदिक, भारत के वैदिक युग में नारी महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाता है भाई। ये आपका प्रश्न नंबर 10। 11 देखिए, 11वां प्रश्न है आपका। ठीक है बेटा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। हैं मनोज और मनोज्ञ, तो देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा भाई, मन का ओज, मन का ज्ञान, या मनुष्य का जन्म, मन की सुंदरता, या कामदेव और सुंदर, या मन के अनुसार, या मन की बात जान लेने वाला। बताइए क्या होगा भाई, मनोज या मनोज्ञ। मनोज्ञ किसे कहते हैं भाई बताइए, मनोज्ञ, मनोज्ञ कहते हैं भाई मन की बात को जानने वाला। ठीक है, मनोज का मतलब मन के अनुसार, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए सूर और सुर। सूर माने होता है भाई वीर, और सुर माने होता है देवता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बेटा, बी। तीसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। नाक, वारिद, अर्क, पयोधर। बताइए बताइए बेटा, दो बताइए। देखिए वारिद है, अर्क है, नाक है, पयोधर है। बताइए दो क्या होंगे। भाई नाक का देखिए आप, एक तो नाक माने इज्जत है, ठीक है,
और एक हो जाएगा भाई नाक का इज्जत, और दूसरा हो जाएगा जो है नाक का नासिका। तो आप नाक पे लगा दीजिए एक का, ठीक है, कोई से एक का कर दीजिए, कोई से भी लगा दीजिए। अच्छा, ग का देखिए, निम्नलिखित पद्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए उपकार को मानने वाला, तो परोपकारी, सज्जन, कृतज्ञ या महापुरुष। बताइए क्या सही होगा भाई। किए गए उपकार को मानने वाला, परोपकारी, सज्जन, कृतज्ञ, महापुरुष। बताइए बेटा। इसका हो जाएगा कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है, नहीं मानता तो कृतज्ञ। ठीक है। अब नीचे देखिए, जो किए गए उपकार को नहीं मानता, तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सी आपका कृतज्ञ। क्या हो जाएगा बेटा, सी कृतज्ञ। निम्नलिखित में दो वाक्यों को शुद्ध करिए भाई। मोहन ने अलमारी खरीदा, खरीदा नहीं है, खरीदी होगा, ठीक है। मोहन ने अलमारी खरीदी, ठीक है बेटा। कौन सा हो जाएगा, मोहन ने अलमारी खरीदी, तो खरीदी पे आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, ठीक है। तो हमसे निबंध लिखवाया, लिखाया नहीं, लिखवाया, ठीक है। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, भाई छात्र गलत लिखा हुआ है, ठीक है। छह छत्रिया वाला वो नहीं होगा, ठीक है, दूसरा छह बनेगा, तो आपका सही हो जाएगा, छात्र की प्रशंसा की। डी देखिए, महादेवी वर्मा कवयित्री थी, कवयित्री गलत लिखा हुआ भाई, ठीक है। कवि पे मात्रा नहीं लगेंगे भाई, ठीक है, ठीक है, कवयित्री हो जाएगा, ठीक है, थी। अब देखिए, वीररस अथवा हास्य रस की परिभाषा बताइए भाई। वीररस की क्या स्थायी भाव क्या होगा, वीररस का स्थायी भाव बेटा आपका होगा क्या, उत्साह। इसमें लिख देंगे, काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़ करके भाई हमारे अंदर उत्साह के भाव जागृत होते हैं उसे वीररस कहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे है, और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा और निस्तार से समर में डरता नहीं। या चढ़ चेतक तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हास्यरस का भाई हिरास हो जाएगा, ठीक है, हिरास हो जाएगा। मरकट बदन भयंकर दे ही आप लिख दोगे। नारद जी जो है बंदर का मुंह बनाए बैठे हैं, बार बार उचकते थे, तो उन्होंने लिखा था कि मरकट बदन भयंकर दे ही। तो दोनों में से कोई सी कभी आप लिख सकते हैं। खैर देखिए, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार, ठीक है। एक की भाई आप श्लेष अलंकार की लिख दें या उपमा अलंकार का आप लक्षण लिख देंगे। श्लेष अलंकार का लिख दीजिए। श्लेष अलंकार का क्या होगा बताइए बेटा। अच्छा, ऐसा करते हैं, उपमा और श्लेष अलंकार में ये आप पे छोड़ता हूँ मैं कमेंट के लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है बेटा। दोहा छंद या कुंडलिया छंद का आप बताइए। तो भाई दोहा का लिख देंगे आप, जो है 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन करिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी नमस्कार, और महोदय मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में किसी हिंदी के एक शिक्षक की आवश्यकता है, और मेरे पास इतनी योग्यता है कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ा सकता हूँ। श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे आप अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य देने के लिए कृपा करें, आपकी इतनी कृपा होगी, आप नाम लिख दीजिए। या आप खेलकूद की सामग्री के लिए लिख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय निवेदन इस प्रकार है कि और विद्यालयों के दृष्टि से हमारे विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में भी और विद्यालय की तरह खेल सामग्री का समान आए, जिससे कि हमारे विद्यालय में खेल स्पर्धा बढ़े और खेल की तरफ हमारे विद्यालय के बच्चों का ज़्यादा ध्यान जाए। श्रीमान जी से पुनः निवेदन है कि आप विद्यालय में खेल सामग्री का प्रावधान या प्रबंध करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी, या कुछ भी XYZ आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, ये बेटा 14वां प्रश्न था, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या में, वास्तव में आतंकवाद की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके निवारण के लिए बताइए, या पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के लिए, या विज्ञान वरदान या अभिशाप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो 5 हैं, 5 हैं भाई, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय खेल, इन 5 में से जरूर ही एक आ जाएगा, ये मेरा दावा है। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है आपके, निबंध बाद में लिखना, ऐसा नहीं हो भी बड़े प्रश्न को आप लिखते चले जाएं और छोटे छोटे आपके 1 1 2 2 नंबर के जो पक्के आंसर उन पर हमें नंबर मिलते हैं कभी वो छिप जाएं, उनका आप ध्यान देना, ठीक है बेटा।
तो भाई क्लास तो आपकी समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले भाई सभी बच्चों से कहता हूँ कि भाई कमेंट में थम्स अप वगैरह कर दिया करें। और दूसरा, आप जो अपना GSM हिंदी पॉइंट है भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आप प्लीज़ कम से कम इतना करते रहें कि उन छात्रों को, उन भाइयों को भी जो है इसका मौका मिल जाए पढ़ने का, जो भाई बच्चे घर रह करके स्टडी कर रहे हैं और विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और भी सोने में सुहागा, उनके लिए डबल फ़ायदा होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मित्रों के लिए शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।